नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फ़िलहाल अनुसंधान अर्थात रिसर्च की विषय की एक कड़ी चल रही है और उसके बहुत सारी कक्षा को लिया गया है। आप अगर इनसे पहले की कक्षा को देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। उसी कड़ी में, अनुसंधान की एक कड़ी में आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सैंपलिंग फ्रेम, अर्थात न्यादर्श या प्रतिदर्श या व्यष्टि या नमूना का चयन का ढांचा क्या होता है, तो उसको हम नमूनाकरण भी कहते हैं। जैसे कि फ्रेम से पता है तो वो न्यादर्शगत ढांचा होता है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो उसकी परिभाषा को हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम इसकी चर्चा अन्य भी करेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है, नमूनाकरण इकाई नक्शे या अन्य स्वीकार्य सामग्रियों की एक पूरी सूची है जो जनसंख्या का नमूना लेने का प्रतिनिधित्व करती है। न्यादर्श प्रतिदर्श चयन ढांचा या नमूनाकरण कहलाती है। तो आप इसमें स्पष्ट होता है, आप जब देखेंगे कि जनसंख्या होती है, जनसंख्या में क्या होती है, तो जनसंख्या से कुछ इकाई के रूप में, न्यादर्श के रूप में लिया जाता है। तो वो जो खास करके जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो एज ए रिसर्चर हमें पॉपुलेशन या उसको समष्टि भी कहते हैं, उसको जनसंख्या भी कहते हैं, तो उसको या समग्र भी कहते हैं जनसंख्या को। तो उस जनसंख्या की पूरी सूची हमारे पास होनी ही चाहिए। अगर हमें ये ज्ञात नहीं है कि हमारी जनसंख्या कितनी है तो हम कभी भी उसको सही ढंग से उस पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, उस पर अनुसंधान नहीं कर सकते हैं और उसके सही निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके पहले हमें क्या करना है कि जब जनसंख्या की पूरी सूची हमारे पास होती है और हमें पता होता है कि हमारी पूरी होल जनसंख्या कितनी है, तो फिर हम उसमें से अपनी सुविधा के लिए, हम कई बार बताए हैं कि कभी भी न्यादर्श का चयन या प्रतिदर्श का चयन या सैंपल साइज़ का चयन करना बहुत अच्छी बात रिसर्च में नहीं होती है। हम तब करते हैं जबकि हमारी ये मजबूरी होती है। तो जब हमारी मजबूरी होती है तब हम करते हैं अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से। तो और कई बार होता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, उस पर हम नहीं कर सकते हैं, इसके कारण हम न्यादर्श का चयन करते हैं। तो जब हम न्यादर्श का चयन करने लगते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि उसका जनसंख्या के बारे में तो आपकी पूरी सूची है ही, लेकिन उसके पहले जब हम ढांचा बनाने लगते हैं, खास करके न्यादर्श की, हमें उस पूरी जनसंख्या में से हमें कितने न्यादर्श का चयन करना है, तो उसकी हम पूरी सूची बना लेते हैं कि मुझे फलाने जनसंख्या में से कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से कितने कितने न्यादर्श को लेना है। तो हम पूरा उसका एक फ्रेम बना लेते हैं, पूरा उसका एक ढांचा बना लेते हैं। कहने का मतलब है, जैसे एक घर बनाने में, एक भवन बनाने में, जब हम भवन बनाने लगते हैं, घर बनाने लगते हैं, तो उसको बनाने से पहले किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, किसी इंजीनियर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया मुझे घर बनाना है, इतने रूम का बनाना है, इतना बाथरूम होना है, इतनी सीढ़ियाँ होनी है, या सब सारा कुछ आप बताते हैं कि मुझे इतने और इतने ज़मीन है मेरे पास, इसमें कितने से कितने बेहतर हो सकते हैं, कैसे कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो वो आपकी पूरी बातों को समझने के बाद वो एक पूरा फ्रेम बनाते हैं, वो एक पूरा ढांचा बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं। तो जिस प्रकार से घर बनाने में वो एक फ्रेम बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, आकार बनाते हैं, और उसी ढांचे पर, उसी नमूने पर को देखते हुए वो पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम रिसर्च में जाते हैं तो रिसर्च में भी जब जनसंख्या एक प्लॉट के समान है हमारे पास। जिस प्रकार मैंने कहा कि भवन बनाना है तो एक प्लॉट हमारे पास कितनी प्लॉट है ये तो हमें पता होनी चाहिए। तो एक प्लॉट के समान हमारी ये पूरी जनसंख्या हो जाएगी और वो पूरी जनसंख्या में
मुझे कितने नमूने का चयन करने से पूरी जनसंख्या को वो नमूना प्रतिनिधित्व कर पाएगी। इस प्रकार से हम पूरी सूची उसका तैयार कर लेते हैं कि इस पूरे जो होल जनसंख्या है इसमें से फलाने जगह से इतना, फलाने जगह से इतना और फलाने 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 जगह से वो हम रैंडमली चयन कर लेते हैं। और फिर उसकी पूरी सूची बनाने के बाद हम क्या करते हैं, तो उस पर हम अपना एक पूरा रिसर्च करते हैं। तो यही होता है कि जब हम नमूना का चयन करते हैं या नमूनाकरण कहते हैं, उसको सैंपल फ्रेम कहते हैं, तो सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, तो वो पूरा एक ढांचा के रूप में तैयार होता है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ न्यायाधीश चयन की जो विशेषताएं हैं, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ न्यायाधीश चयन के कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कर तो रहे हैं लेकिन उसमें कुछ तत्व नहीं रह गए हैं जो कि हमारे फ्रेम में होने चाहिए, न्यायाधीश के फ्रेम में होने चाहिए। तो उसमें जो पहला आपका आता है पॉइंट, वो फ्री फ्रॉम इनएक्यूरेट एलिमेंट्स, अर्थात आपको गलत तत्वों से बिल्कुल मुक्त होना है। अब गलत तत्वों से मुक्त क्या, कि हमारी जनसंख्या को जो वो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, हम ऐसे न्यायाधीशों का चयन या ऐसे ढांचे का चयन हम नहीं करेंगे जो हमारी जनसंख्या या हमारे रिसर्च को वो के लिए उपयोगी हो, या उसके लिए बहुत सारे क्या हों कि बहुत सारे उपयोगी तत्व हों, उसको ही हम केवल क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं। तो जनसंख्या का वो भाग, उस भाग का चयन करते हैं जो हमारी जनसंख्या के लिए उपयोगी हो। अब फिर शुड वी कंप्लीट अर्थात वो पूरा होना चाहिए। आप अगर फ्रेम बना रहे हैं, ढांचा बना रहे हैं, लेकिन आपका वो आधा अधूरा है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो आधा अधूरा आपका जो रिसर्च है, अनुसंधान है, शोध है, वो भी आधा अधूरा ही रह जाएगा। इसके कारण से हम क्या करते हैं कि उस फ्रेम को पूरी तरीके से पहले ही निर्माण कर लेते हैं कि हमें कैसे, क्या और किस जगह से कैसे कैसे उसको लेना है। फिर इसके बाद आपका आता है शुड हैव ऑटोमेटिक, अर्थात वो छोटा होना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारी जनसंख्या हो और हमारा मैंने जो ये ढांचा बना लिया, सैम्पलिंग फ्रेम बना लिया, वो इतना बड़ा बना लिया कि वो मुझसे अब संभव ही नहीं हो पा रहा है, और फिर बाद में मुझे उस पूरे रिसर्च को क्विट करके भाग जाना पड़े। अर्थात वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे लिए सेफ हो, जो हमारी क्षमता, दक्षता या पहुंच के अनुकूल हो। अगर हमारी पहुंच के अनुकूल हमारी न्यायाधीश सूची नहीं होती है तो वो किसी काम का नहीं होता है, उससे रिसर्च भी प्रभावित होता है। तो आप जब रिसर्च प्रभावित होता है तो उसके संपूर्ण रूप से उसके जो निष्कर्ष होते हैं वो डेफिनेटली प्रभावित होते हैं। उसके बाद शुड बी अप टू डेट, अब वो संपूर्ण अप टू डेट होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं नमूने का चयन आप या ढांचे का चयन आप करने में आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं कि जो अप टू डेट ना हो। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर किसी ने पहले किया है वो पूरी जनसंख्या पर, वहाँ उस समय मान लीजिए कि पॉपुलेशन 10,000 थी और आज के समय में वो पॉपुलेशन बढ़ करके 12,000 हो गई है, तो कहीं कहने का मतलब है कि हम जब भी रिसर्च करते हैं और ढांचा बनाते हैं तो उस समय उस जनसंख्या का अप टू डेट होना बेहद ज़रूरी है। और जब हम जनसंख्या के बारे में अप टू डेट रहेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, उस तरह के हम अप टू डेट ढांचे भी बनाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपका जो 2 था उसको मैंने कंप्लीट किया है। तो आता है सैम्पलिंग यूनिट। अब इसको भी मिटा देते हैं, चलिए इसको हम लिख देते हैं सैम्पलिंग अब अगर हम सैम्पलिंग यूनिट कहे हैं तो इसको भी हमें क्या करना होगा कि न्यायाधीश इकाई लिखना होगा।
न्यायाधीश अब न्यायाधीश इकाई क्या होती है? तो न्यायाधीश इकाई वो होती है जब हम जनसंख्या की पूरी सूची जब हम बना लेते हैं, मैंने ढांचा तैयार कर लिया है, ढांचा तैयार करने के बाद अब हमें जनसंख्या में से कुछ प्राथमिक इकाई चुनना है। तो प्राथमिक रूप से जब हम उस जनसंख्या में से कुछ इकाई चुनते हैं, कुछ यूनिट्स चुनते हैं, कुछ समूह चुन लेते हैं, तो वो समूह के रूप में भी हो सकता है, इकाई के रूप में भी हो सकता है, वो संस्था के रूप में भी हो सकता है, या अन्य के रूप में भी, या वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। वो हमारे जनसंख्या पर भी निर्भर करता है कि हमारी रिसर्च की जो समस्या है वो किस प्रकार की है। तो जब हम उस पूरी जनसंख्या में से जब हम उसके प्राथमिक इकाई को चुनते हैं, तो उस प्राथमिक इकाई को हम क्या करते हैं, नमूना के रूप में उसका चयन कर लेते हैं। जब हम नमूना के रूप में चयन कर लेते हैं और नमूना के रूप में चयन करके उसका ही हम वस्तुतः उपयोग करते हैं, किसमें? तो रिसर्च में उसका पूरा उपयोग करते हैं। तो वही क्या होता है, तो आपका सैंपलिंग यूनिट या प्रतिदर्श न्यायाधीश इकाई या नमूना इकाई होता है। अब हम इस फिर से नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा ले लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग प्रोसेस, तो सैंपलिंग प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यायाधीश चयन प्रक्रिया। न्यायाधीश चयन प्रक्रिया। अब न्यायाधीश चयन प्रक्रिया क्या होती है? आपको एक सिंपल उदाहरण देते हैं, फिर हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारा भारतवर्ष है, ये पूरा भारत है। अब पूरा भारत है, इसमें प्रायः जो भी हो 500 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें होती हैं, 543 के आसपास होती हैं। तो ये जो पूरा भारत है उसमें से अब हम ये नमूना के रूप में कितना हो जाता है? तो 543 या 500, चलिए 500 प्लस कर देते हैं इसको हम। ये क्या हो गया आपका पॉपुलेशन, इसको समष्टि भी बोलते हैं, समष्टि भी बोलते हैं, जनसंख्या भी बोलते हैं। तो ये आपका भारत क्या है? पूरा पॉपुलेशन है। अब इस भारत में हमें नमूने के रूप में चयन कितना करना है लोकसभा सीट के रूप में? तो 500 प्लस करना है। अब 500 प्लस जो करना है, तो आप देखते हैं कि प्रत्येक अलग अलग लोकसभा की सीटें होती हैं। तो जब लोकसभा की सीटें होती हैं तो उसमें से कुछ सांसद जो होते हैं वो चुन करके आते हैं। इलेक्शन होता है, इलेक्शन की बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, और उसके बाद प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद वहाँ से क्या होता है कि सांसद चुन करके आते हैं। अब ये जो, अब मान लीजिए कि यहाँ पर भारत है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्शन की डेट आ गई कि फ़लाने डेट को इलेक्शन होना है। अब फ़लाने डेट को इलेक्शन होना है। अब वो डेट से लेकर के जिस दिन घोषणा हुई, चुनाव आयुक्त के द्वारा घोषणा हुई कि चुनाव होना है और फ़लाने डेट को होना है, वहाँ से लेकर के उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो कि बहुत सारे विभिन्न जो लोग होते हैं, सांसद के उम्मीदवार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना नामांकन वगैरह दाखिल करते हैं, उसकी रैली करते हैं, बहुत सारी विभिन्न सभाएं करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तो चुनाव की प्रक्रिया होती है, वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद फिर क्या होती है, मतगणना होती है, और मतगणना के बाद क्या होता है, तो एक लोकसभा सीट से एक कोई व्यक्ति चुन करके आता है। तो ये
जो मैंने पूरी प्रक्रिया को बताया कि जिस दिन से ये चुनाव आयुक्त ने घोषणा की कि फलाने फलाने डेट को होना है, इलेक्शन होना है, और वहाँ से लेकर के चुनने एक जो 500 या प्लस जो है जितने भी उम्मीदवार हैं, उसको जब तक चुने जाने की जो प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया, प्रोसेस, इसको हम क्या लिखेंगे? प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो टोटल प्रोसेस क्या कहलाता है? तो आपका सैंपलिंग प्रोसेस या फिर न्यादर्श चयन की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात जब हम एक यहाँ पर उदाहरण और देते हैं कि जैसे सैंपलिंग प्रोसेस में, जैसे मान लीजिए कि जब हम हमारी जनसंख्या, हमें पता चल गया कि हमारी ये जनसंख्या है, और वहाँ से चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, और प्रक्रिया के बाद जो हम सैंपल साइज़ का चयन कर लेते हैं, वो चयन तक जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस या सारी प्रक्रिया जो होती है वो न्यादर्श या प्रतिदर्श चयन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा एक हम और टॉपिक ले लेते हैं, सैंपल साइज। सैंपल साइज, न्यादर्श आकार लिख लीजिए। अब ये न्यादर्श आकार या जो सैंपल साइज है वो क्या है? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि पूरा भारत क्या है? भारत क्या है? हमारा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। अब ये जो पूरा भारत हमारी जनसंख्या है, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बताया था कि प्रक्रिया बताया था, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा 500 प्लस था, वो 500 प्लस, अब ये प्रक्रिया छोड़ दीजिए। अब यहाँ से जनसंख्या में से जितने भी यूनिट को या जितने साइज को हम न्यादर्श के रूप में चयन कर लेते हैं, सैंपल के, अब सैंपल के रूप में चयन कर लेते हैं, न्यादर्श के रूप में चयन कर लेते हैं, वो सैंपल ही क्या कहलाता है? वो न्यादर्श ही क्या कहलाता है? तो न्यादर्श का आकार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? न्यादर्श का आकार कहलाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि लगभग 135 या 140 करोड़ लोगों की आबादी हमारे पूरे भारतवर्ष में है, और अगर हमने उसमें से 500 प्लस अगर सीटों को चुना या फिर लोगों को लिया, तो वो जो अंत में जब जितने लोग चुन करके आते हैं, वो जो आते हैं, जितने लोग आते हैं, वो सारे के सारे जो होंगे वो न्यादर्श के आकार बन जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा अगर 10,000 साइज है, पूरे होल पॉपुलेशन अगर 10,000 है, और मैंने उसमें से 1,000 नमूने का चयन लेने का संकल्प किया है कि हाँ मुझे 1,000 नमूने का चयन करना है, तो जब हम 1,000 नमूनों का चयन बहुत अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से, रैंडम मेथड के द्वारा चुन लेते हैं, तो वो जो आकार है वो हमारा साइज़ क्या कहलाएगा? तो सैंपल साइज़ कहलाएगा, न्यादर्श आकार कहलाएगा। मुझे लगता है कि इतनी सारी आज जो टॉपिक बताई गई है, पढ़ाई गई है, समझाई गई है, सिखाई गई है, वो आप सबों को समझ में आई होगी। और आप सभी एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और आप सभी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।